हमारे मैथोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत है। यीशु मसीह को जो मन से चाहता है उसको दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। यीशु के जीवन का सारांश मैथ्यू और ल्यूक के अनुसार, यद्यपि यीशु का जन्म बेथलहम में हुआ था, लेकिन वह नासरत का एक गैलीलियन था जो गलील के दो प्रमुख शहरों में से एक सेफोरिस के पास एक गांव था, दूसरा तिबेरियस था। उनका जन्म 6 ईसा पूर्व के बीच और 4 ईसा पूर्व में हेरोदेस महान, मैथ्यू 2, ल्यूक और पाम की मृत्यु से कुछ समय पहले जोसेफ और मैरी के घर हुआ था। 22 ईसा जोसेफ केवल कानूनी तौर पर उनके पिता थे। वे रिपोर्ट करते हैं कि जब यीशु का गर्भाधान हुआ तब मैरी कुंवारी थी और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। मैथ्यू 8:18, संदर्भ ल्यूक 8:33। कहा जाता है कि यूसुफ एक बढ़ई था, मैथ्यू 13:55, यानी एक शिल्पकार जो अपने हाथों से काम करता था। और मार्क 6:30 के अनुसार यीशु भी एक बढ़ई बन गया। पवित्र परिवार रंगीन कांच की खिड़की जिसमें जोसेफ, मैरी और शिशु को दर्शाया गया है। लूका 2:41-52 में कहा गया है कि या प्रारंभिक जीवन का कोई अन्य प्रमाण नहीं है। एक युवा वयस्क के रूप में उन्होंने पैगंबर जॉन द बैप्टिस्ट से बपतिस्मा लिया और उसके तुरंत बाद एक भ्रमणशील उपदेशक और चंगाईकर्ता बन गए। मार्क 8:2-28। अपने 30 के दशक के मध्य में यीशु का सार्वजनिक जीवन छोटा था, जो शायद 1 वर्ष से भी कम समय तक चला, जिसके दौरान उन्होंने काफी ध्यान आकर्षित किया। 29 और 33 ईहानीपू के बीच, संभवतः 30 इश्कम के बीच, वे यरूशलेम में फसह मनाने गए, जहां सुसमाचार के अनुसार का प्रवेश विजयी था और युगांत संबंधी महत्व से भरा हुआ था। वहां रहते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मार दिया गया। उनके शिष्यों को यकीन हो गया कि वे मृतकों में से जी उठे हैं और उनके सामने प्रकट हुए हैं। उन्होंने दूसरों को उनमें विश्वास दिलाया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः एक नया धर्म, ईसाई धर्म, अस्तित्व में आया। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट का उपदेश। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट का उपदेश, कैनवास पर पेंटिंग। और अधिक यीशु के समय यहूदी फिलिस्तीन राजनीतिक स्थिति। यीशु के दिनों में फिलिस्तीन रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, जिसने कई तरीकों से अपने विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित किया। पूर्वी एशिया माइनर, सीरिया, फिलिस्तीन और मिस्र में क्षेत्रों पर या तो राजाओं का शासन था, जो रोम के मित्र और सहयोगी थे, जिन्हें अक्सर ग्राहक राजा या अधिक अपमानजनक रूप से कठपुतली राजा कहा जाता था, या रोमन सेना द्वारा समर्थित राज्यपालों का शासन था। जब यीशु का जन्म हुआ तो यहूदी फिलिस्तीन के सभी क्षेत्रों के साथ साथ कुछ पड़ोसी गैर यहूदी क्षेत्रों पर रोम के योग्य मित्र और सहयोगी हेरोद द ग्रेट का शासन था। रोम के लिए फिलिस्तीन अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि इसलिए कि यह सीरिया और मिस्र के बीच स्थित था, ये जो रोम की 2 सबसे मूल्यवान संपत्तियां थीं। रोम के पास दोनों देशों में सेनाएं थीं, लेकिन फिलिस्तीन में नहीं। रोमन साम्राज्य की नीति के अनुसार फिलिस्तीन को वफादार और शांतिपूर्ण होना चाहिए, ताकि यह रोम के बड़े हितों को कमजोर न करे। हेरोद को यहूदिया 37-4 ईसा पूर्व का राजा बने रहने की अनुमति देकर और उसे अपने राज्य पर शासन करने की पूरी आजादी देकर, जब तक कि जेऊऊ की आवश्यकताएं पूरी न हो जाएं, यह लक्ष्य लंबे समय तक हासिल किया। फिलिस्तीन रोमन युग। फिलिस्तीन रोमन फिलिस्तीन हेरोदेस महान और उसके बेटों के समय का है स्थिरता और वफादारी की उम्मीद थी। जब यीशु के जन्म के कुछ समय बाद ही हेरोदेस की मृत्यु हो गई तो उसका राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया। अधिकांश गैर यहूदी क्षेत्र यहूदी क्षेत्रों से अलग हो गए, जो हेरोदेस के 2 बेटों हेरोद अर्खेलोस, जिसे यहूदा का और इदुमा का, साथ ही सामरिया हेरोदेस के बीच विभाजित हो गए। एंटिनास, जिसने गैलिली और पेरिया को प्राप्त किया। नए नियम में एंटिपस को कुछ हद तक भ्रमित करने वाला हेरोद कहा जाता है, जैसा कि ल्यूक 3:6-12 में है। जाहिर है कि हेरोद के बेटों ने उसका नाम लिया, जैसे कि जूलियस सीजर के उत्तराधिकारियों को आमतौर पर सीजर कहा जाता था। दोनों बेटों को राजा से कम उपाधियां दी गईं।
अर्खेलॉस एथनार्क था और एंटिपस टेट्रार्क था। गैर यहूदी क्षेत्र सामरिया को छोड़कर तीसरे बेटे फिलिप, हेरोदेस की बहन सलोमी या सीरिया के प्रांत को सौंपे गए थे। हालांकि सम्राट ऑगस्टस ने असंतोषजनक अर्खेलॉस को 6 ईनी पूंडी में पदच्युत कर दिया और यहूदिया, इदुमिया और सामरिया को एक ग्राहक राज्य से एक शाही प्रांत में बदल दिया। तदनुसार उन्होंने इस प्रांत पर शासन करने के लिए एक प्रीफेक्ट भेजा। उस छोटे रोमन अभिजात वर्ग, जिसे बाद में एक प्रोक्यूरेटर कहा जाता था, को लगभग 3000 पुरुषों की एक छोटी रोमन सेना का समर्थन प्राप्त। हालांकि सैनिक इटली से नहीं बल्कि आसपास के गैर यहूदी शहरों, खास तौर पर कैसरिया और सेबेस्ट से आए थे। संभवतः अधिकारी इटली से थे। यीशु के सार्वजनिक जीवन के दौरान रोमन प्रीफेक्ट पोंटियस पिलातुस शासनकाल 2636 ई था। हालांकि यहूदिया, सामरिया और इदुमिया का नाम मात्र प्रभारी होने के बावजूद प्रीफेक्ट अपने क्षेत्र पर सीधे शासन नहीं करता था। इसके बजाय वह स्थानीय नेताओं पर निर्भर था। प्रीफेक्ट और उसकी छोटी सेना मुख्य रूप से गैर यहूदी शहर कैसरिया में रहती थी। भूमध्य सागरीय तट पर यरूशलेम से लगभग 2 दिन की दूरी पर था। वे केवल तीर्थ यात्रा, त्योहारों, फसह के दौरान शांति सुनिश्चित करने के लिए यरूशलेम आए थे। सप्ताह, शबूत और बूत, सुक्कोत, जब बड़ी भीड़ और देशभक्ति के विषय कभी कभी अशांति या विद्रोह को भड़काने के लिए मिलते। दिन प्रतिदिन के आधार पर यरूशलेम पर उच्च पुजारी का शासन था। एक परिषद की सहायता से उनके पास दूरस्थ रोमन प्रीफेक्ट और स्थानीय लोगों के बीच मध्यस्थता करने का कठिन कार्य था, जो बुत परस्तों के प्रति शत्रुतापूर्ण थे और विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहते थे। उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी व्यवस्था बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना था कि कर का भुगतान किया जाए। यीशु के वयस्क होने के दौरान महायाजक कैलाफास ने रोमन काल के दौरान किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में लगभग 18 से 26 करोड़ वर्ष तक पद संभाला। चूंकि वह और पिलातुस 10 वर्षों तक एक साथ सत्ता में थे, इसीलिए उन्होंने सफलतापूर्वक सहयोग किया होगा। इस प्रकार यीशु के सार्वजनिक जीवन के समय गलील पर टेट्रार्क एंटिपस का शासन था, जो अपने क्षेत्र में संप्रभु था, बशर्ते कि वह रोम के प्रति वफादार रहे और अपनी सीमाओं के भीतर शांति और स्थिरता बनाए रखे। यहूदा का यरूशलेम सहित नाममात्र रूप से पिलातुस द्वारा शासित था, लेकिन वास्तविक दैनिक शासन व्यवस्था यरूशलेम का शासन कैफा और उसकी परिषद के हाथों में। यहूदी क्षेत्रों और निकटवर्ती गैर यहूदी क्षेत्रों के बीच संबंध। फिलिस्तीन के प्रमुख यहूदी क्षेत्र गैलील और जुडिया गैर यहूदी क्षेत्रों, भूमध्य सागरीय तट पर ले कैसरिया, डोरा और टॉलेमिस। गैलील के उत्तर में कैसरिया फिलिप्पी और गैलील के पूर्व में हिप्पस और गदारा से घिरे हुए थे। गैलील के पास जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे पर 2 अंतर्देशीय गैर यहूदी शहर भी थे, सिथोपोलिस और सेबेस्ट। गैर यहूदी और यहूदी क्षेत्रों की निकटता का मतलब था कि उनके बीच कुछ आदान प्रदान था, जिसमें व्यापार भी शामिल था, जो बताता है कि एंटिपस के पास टेलोन क्यों थे, जिसका अक्सर कर संग्रहकर्ता के रूप में अनुवाद किया जाता है, लेकिन अधिक सटीक रूप से गैलील सागर के अपने किनारे के गांवों में सीमा शुल्क अधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आबादी का कुछ आदान प्रदान भी हुआ। कुछ यहूदी गैर यहूदी शहरों में रहते थे, जैसे कि सिथोपोलिस, और कुछ गैर यहूदी कम से कम एक यहूदी शहर तिबेरियास में रहते थे। यहूदी व्यापारी और व्यापारी शायद कुछ ग्रीक बोल सकते थे, लेकिन फिलिस्तीनी यहूदियों की प्राथमिक भाषा अरामी, हिब्रू से निकटता से संबंधित एक सेमिटिक भाषा थी। दूसरी ओर यहूदियों ने बुत परस्ती का विरोध किया और अपने शहरों से यूनान और रोम के देवताओं की पूजा के लिए मंदिरों को बाहर रखा। यहूदियों द्वारा अपना माना जाने वाला देश में यहूदी गैर यहूदी संबंध अक्सर असहज होते थे, इसलिए यहूदी क्षेत्रों को आमतौर पर गैर यहूदी क्षेत्रों से अलग से शासित किया जाता था। हेरोदेस महान का शासन उस नियम का अपवाद था, लेकिन उसने भी अपने राज्य के यहूदी और गैर यहूदी भागों के साथ अलग अलग व्यवहार किया।
गैर यहूदी क्षेत्रों में ग्रीको रोमन संस्कृति को बढ़ावा दिया, लेकिन यहूदी क्षेत्रों में इसके बहुत ही छोटे पहलुओं को पेश किया। पहली शताब्दी में रोम ने फिलिस्तीन और साम्राज्य के अन्य भागों में यहूदियों को आम ग्रीको रोमन संस्कृति के अनुरूप बनाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। जूलियस सीजर, ऑगस्टस, रोमन सीनेट और विभिन्न नगर परिषदों द्वारा जारी किए गए कई आदेशों ने यहूदियों को अपने स्वयं के रीति रिवाजों को बनाए रखने की अनुमति दी, भले ही वे ग्रीको रोमन संस्कृति के विपरीत हों। उदाहरण के लिए, यहूदियों द्वारा सब्बात के पालन के सम्मान में रोम ने यहूदियों को रोम की सेनाओं में भर्ती से छूट दी। न ही रोम ने यहूदी फिलिस्तीन को उपनिवेश बनाया। ऑगस्टस ने अन्य जगहों पर दक्षिणी फ्रांस, स्पेन, उत्तरी अफ्रीका और एशिया माइनर में उपनिवेश स्थापित किए, लेकिन पहले यहूदी प्रतिनिधि विद्रोह 6 ईली से पहले रोम ने यहूदी फिलिस्तीन में कोई उपनिवेश स्थापित नहीं किया। विदेश से कुछ व्यक्तिगत गैर यहूदी शहरों में रहने के लिए आकर्षित हुए होंगे, जहां वे अपनी पारंपरिक पूजा और सांस्कृतिक गतिविधियों से कटे हुए होंगे। तिबेरियास और अन्य यहूदी शहरों में रहने वाले गैर यहूदी संभवतः वे पास के गैर यहूदी शहरों के मूल निवासी थे, और उनमें से कई सीरियाई थे। उस संभवतः दोनों भाषाएं बोल सकते थे। अरामी और यूनानी आर्थिक स्थितियां। प्राचीन दुनिया में अधिकांश लोग भोजन, कपड़े या दोनों का उत्पादन करते थे और कुछ ही विलासिता की चीजें वहन कर सकते थे। हालांकि फिलिस्तीनी यहूदी किसान और चरवाहे अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त कमा लेते थे। कर वसूलना, एक या अधिक वार्षिक त्योहारों के दौरान बलिदान चढ़ाना तथा विश्राम अवधि में अपनी भूमि को बंजर छोड़ देना, वर्षों तक खेती करना प्रतिबंधित था। गलील विशेष रूप से अपेक्षाकृत समृद्ध था, क्योंकि भूमि और जलवायु ने भरपूर फसल की अनुमति दी और कई भेड़ों का पोषण किया। हालांकि यह संदिग्ध है कि गलील प्रथम शताब्दी में यह उतना ही समृद्ध था जितना कि रोमन और बीजांटिन काल के अंत में था। पुरातात्विक तीसरी, चौथी और 5वीं शताब्दी के अवशेष फिर भी पहली शताब्दी की संभावना की पुष्टि करते हैं। क्षेत्र की समृद्धि का संदर्भ। बेशक भूमिहीन लोग थे, लेकिन हेरोदियन राजवंश हजारों लोगों को रोजगार देने वाली बड़ी सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं को व्यवस्थित करने में सावधानी बरती गई। घोर गरीबी वर्तमान में भी मौजूद है, लेकिन कभी भी सामाजिक रूप से खतरनाक स्तर तक नहीं पहुंचा है। आर्थिक स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर कुछ ही यदि किसी फिलिस्तीनी यहूदी के पास इतनी अपार संपत्ति होती जितनी बंदरगाह शहरों में सफल व्यापारी जमा कर सकते थे। हालांकि वहां यहूदी अभिजात वर्ग के लोग थे जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें और भव्य घर थे, और व्यापारी भी थे जो मंदिर की सेवा, उदाहरण के लिए धूप और कपड़े की आपूर्ति, बहुत समृद्ध हो सकती है। फिलिस्तीन में अमीर और गरीब के बीच का अंतर स्पष्ट था और गरीबों के लिए यह दुखद था, लेकिन फिलिस्तीन के अमीर और गरीब के बीच के अंतर की तुलना में शेष विश्व में यह विशेष रूप से व्यापक नहीं था।